मंत्र युद्ध के बारे में सुना है? नहीं ना। पुराने समय में मंत्र युद्ध होता था, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय में लिखा है कि जब सिकंदर का हमला होने जा रहा था, तब आचार्य चाणक्य दौड़ दौड़ कर राजा महाराजाओं को एकजुट कर रहे थे। तब कुछ लोग डींग हाँकते थे, आने दीजिए, वे तो पेड़ पे चढ़कर दूर से ही मंत्रों से सिकंदर की सेना को भस्म कर देंगे। लेकिन सिकंदर आया, उसने भारी तबाही की। डींग हाँकने वाले कहीं दिखाई नहीं दिए, या तो मार दिए गए या भाग गए। सिकंदर का मुकाबला चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने किया। इसके माने यह बिल्कुल नहीं कि मंत्र युद्ध कुछ नहीं होता था, यह होता था। लेकिन जैसा कि इसके नाम से प्रतिध्वनित है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मंत्रों से न अब किसी को भस्म कर सकते हैं और नहीं पहले। नाम जरूर मंत्र युद्ध था, लेकिन इसे कूटनीति और षड्यंत्रों से लड़ा जाता था। इसके लिए बहुत ही कुशल और अनुभवी लोगों की जरूरत होती थी। इस युद्ध में योद्धा नहीं, सुंदर चालबाज वेश्याओं, ज्योतिषियों, बहरूपियाओं और काबिल गुप्तचरों की जरूरत होती थी, जो हर फन में माहिर हों। कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के अध्याय 2 में मंत्र युद्ध का विस्तार से वर्णन है। इसकी प्रामाणिक जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मंत्र युद्ध के ज़्यादा नहीं, 5 पॉइंट हैं। इन सभी पे कार्य करने के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत होती थी। मंत्र युद्ध के पहले पॉइंट के अंतर्गत हमला करने वाले राजा को अपने विश्वास पात्र लोगों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की जाती थी कि क्यों हमला कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, उन्हें इससे कोई खतरा नहीं है। लड़ाई में बेमतलब जनधन की हानि होगी। उसे यह भी बताया जाता था कि यदि हमला किया तो हार होगी, क्योंकि उसके पक्ष में आसपास के दूसरे राजा भी आएंगे, वे उनके बहुत ही अच्छे मित्र हैं। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हमलावर राजा के अंतःपुर में गुप्तचरी भेजकर उसकी मुख्य दासी के माध्यम से पटरानी को यह समझाया जाता था कि राजा का उससे प्रेम घट गया है। वह चाहे तो वशीकरण मंत्र से राजा को फिर से अपने बस में कर सकती है। विश्वास होने पर पटरानी को वशीकरण मंत्र बताया जाता था, साथ में भभूत दी जाती। पटरानी से कहा जाता कि जब राजा सो जाए तो पहले उसके ऊपर यह भभूत छिड़कना, इसके बाद में मंत्र पढ़ना। भभूत के रूप में तीक्ष्ण विष होता था, जिसके छिड़कने मात्र से राजा की मृत्यु हो सकती थी, यानी न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत जोशी वेशधारी गुप्तचर हमला करने वाले राजा के दीवान को महाराजा और उसकी पत्नी को महारानी बनने का सौभाग्य दिखाते। उसकी हाथों की रेखाओं में इसके प्रबल योग बताते। इसके साथ ही रसोई घर के भेदिये के माध्यम से दीवान तक यह पहुंचाई जाती बात कि राजा ने उसे जहर देने का आदेश दिया है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह राजा और दीवान के बीच खाई पैदा की जाती, ताकि वह युद्ध में अपने ही राजा के विरुद्ध काम करे। चौथे पॉइंट के अंतर्गत हमला करने वाले राजा के बड़े सैन्य अधिकारियों के पास सुंदर वेश्या भेजी जाती। पहले वह एक सैन्य अधिकारी से प्यार जताती, फिर एक दूसरे से उनकी शिकायत करके सैन्य अधिकारियों को आपस में लड़ा देती। जो सैन्य अधिकारी हार जाता,
उसे बदला लेने के लिए उकसाकर गुप्तचरों के माध्यम से अपनी सेना में शामिल करा लिया जाता। युद्ध की कमान उसे ही दी जाती। पांचवा और अंतिम पॉइंट किलेदार से संबंधित है। इसके अंतर्गत गुप्तचरों के माध्यम से जनता में यह अफवाह फैलाई जाती कि राजा गंभीर रूप से बीमार है, वह कभी भी मर सकता है। राज्य में लूटपाट और हत्याओं की वारदातें कराई जाती हैं। फिर यह अफवाह फैलाई जाती कि किलेदार ही हत्याएं और लूटपाट करा रहा है। किले में रक्त रंजित हथियार और लूट के सामान भी दिखाते। इससे किलेदार के खिलाफ लोग में आक्रोश पैदा हो जाता। इस तरह युद्ध होने की इस स्थिति में किलेदार सेना नहीं जुटा सकता था। यही है मंत्र युद्ध। इसी तरह की और जानकारियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।